नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल शर्मा इंग्लिश क्लासेस एंड एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। वंस अगेन आई हैव ब्रॉट आवर प्रीवियस टॉपिक दैट इज नरेशन। एक बार फिर से मैं नरेशन टॉपिक को लेकर आया हूँ आपके सामने। ये हमारी सेकंड वीडियो है नरेशन की। फर्स्ट वीडियो अगर आपने हमारी नरेशन की नहीं देखी है तो आप पहले हमारे फर्स्ट वीडियो को पार्ट 1 को आप देख लीजिए, क्योंकि ये जो है पार्ट सेकंड है। और सेकंड पार्ट में जहां हमने फर्स्ट पार्ट को ख़त्म किया था, क्लोज किया था, वहीं से हम आज इस टॉपिक को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और कंटिन्यू करने से पहले थोड़ा सा मैं इसका इंट्रो, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम जो पढ़ाया, मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में जो है मैं आपको बता देता हूँ कि हमने क्या पढ़ा। नरेशन के अंदर हमने देखा कि नरेशन दो टाइप के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। और डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है, ये मैंने अपने पार्ट 1 में मैंने एक्सप्लेन किया था कि नरेशन जो है, डायरेक्ट नरेशन वो नरेशन होता है जिसमें फर्स्ट पर्सन बोलता है, सेकंड पर्सन उसको लिसन करता है, सुनता है। तो सेकंड के लिए जो बात, जो सेंटेंस है, वो फर्स्ट द्वारा कही गई बात सेकंड के लिए डायरेक्ट है, तो वो डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है कि जब सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन की बात को अपने शब्दों में थर्ड के सामने बयां करे, वो आपका इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। तो हमने दो प्रकार के नरेशन को पढ़ा और फिर हम लोगों ने उसमें सब्जेक्ट्स को जाना, स्पीकर को जाना, स्पीकर कैसे कहते हैं, वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कॉमा क्या है, इन्वर्टेड कॉमास क्या है, और जो पूरा सेंटेंस है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ये सारी चीज़ें हमने समझी। तो आइए हम दोबारा इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। जैसे ये एग्जाम्पल है, आई एम टीचिंग यू, एक एग्जाम्पल मान लीजिए। तो ये एक डायरेक्ट नरेशन का एग्जाम्पल है। मैंने आपको बताया था, डायरेक्ट नरेशन की पहचान बताई थी आपको मैंने कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद कॉमा दिखाई देगा और रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा से बंद दिखाई देगी, तो ये डायरेक्ट नरेशन की पहचान होती है। दिस इज एन आइडेंटिटी ऑफ डायरेक्ट नरेशन। तो आइए, हम लोगों ने लास्ट टाइम जो है सब्जेक्ट्स को समझ लिया था और हम हेल्पिंग वर्ब पर आ गए थे। हमने सब्जेक्ट्स को समझ लिया था कि रिपोर्टिंग, जो रिपोर्टेड स्पीच होती है, रिपोर्टेड स्पीच में जो आपका सब्जेक्ट होता है वो किस प्रकार चेंज किया जाता है, ये हमने आपको समझा दिया था और आप समझ गए थे। जिसमें एक मैंने आपको ट्रिक बताई थी सब्जेक्ट को कैसे चेंज किया जाता है। एक बार मैं आपको, अगर याद ना हो तो मैं थोड़ा आपको रिकॉल करा देता हूँ। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी इस टाइप से, सन 1 2 3, ये एक ट्रिक है, सन 1 2 3, जिसके माध्यम से आप रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो कैसे चेंज होता है इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय, वो चीज़ सीखी थी। कि अगर मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट किन्हें कहते हैं, ये भी मैंने लास्ट टाइम आपको बता दिया था कि फर्स्ट पर्सन जो सब्जेक्ट होते हैं, फर्स्ट पर्सन जो सब्जेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, आई होता है, वी होता है, ठीक है, आई होता है, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, वी होता है, इसका ऑब्जेक्ट अस होता है, अबर होता है, माय होता है और माइन होता है। और इसके बाद हमें पता है सेकंड पर्सन की, अगर मैं आपसे कहूँ कि सेकंड पर्सन सब्जेक्ट बताइए, तो आपको ये भी पता है कि सेकंड पर्सन सब्जेक्ट यू और योर कहलाता है। और मैं अगर आपसे बोलूँ कि थर्ड पर्सन सब्जेक्ट बताइए, तो आप जानते हैं कि जो थर्ड पर्सन सब्जेक्ट्स होते हैं वो ही होता है, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, शी होता है, शी का ऑब्जेक्ट हर होता है, दे होता है, दे का ऑब्जेक्ट डैम होता है, इट होता है, हिज होता है, दियर होता है और नाम होता है, किसी का भी नाम। तो इस प्रकार से हमने समझा था कि थर्ड पर्सन सब्जेक्ट किन्हें कहते हैं, सेकंड पर्सन सब्जेक्ट किन्हें कहते हैं, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट किन्हें कहते हैं, ये हमने समझ लिया था प्रीवियस वीडियो में। तो एक बार मैं रिकॉल करा देता हूँ इसको, क्योंकि कई बार बच्चे इसमें काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। तो आप कंफ्यूज ना हो, ये ट्रिक के माध्यम से बहुत इजी हो गया है कि रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है अगर फर्स्ट पर्सन का हो, अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है, रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है कि कैसा हो, फर्स्ट पर्सन का हो, तो वो बदल जाता है एस के अकॉर्डिंग। एस का मतलब स्पीकर, अगर फर्स्ट पर्सन है तो वो बदल जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट स्पीकर ही होता है, इसे आप स्पीकर कह सकते हैं, ही को आप स्पीकर कह सकते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कह सकते हैं और इसे आप रिपोर्टर कह सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट पर्सन होता है वो इनडायरेक्ट में स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। मतलब आई क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा। तो आई क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा। इस प्रकार हमने सीखा, ये आई जो है वो ही बन जाएगा इनडायरेक्ट नरेशन में, वो हम समझ गए। चलिए ठीक है, तो अब हम आगे आते हैं कि अगर मान लीजिए आई की जगह वी लिखा होता, तो वी भी हम जानते हैं कि जो है वी भी फर्स्ट पर्सन में आता है। तो फर्स्ट पर्सन में वी आता है तो नियम वही रहेगा स्पीकर के अकॉर्डिंग। अगर यहाँ आई की जगह मान लीजिए, आई की जगह पर अगर यहाँ पर वी लिखा होता
तो वी भी फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन के लिए आपको पता है इस स्पीकर के अकॉर्डिंग उसको चेंज करते हैं, तो वी भी क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा। इस प्रकार हमने समझा कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट को हम कैसे चेंज करते हैं। इसके बाद अगर मान लीजिए सेकंड पर्सन अगर आपको दिया हो, अगर आपको सेकंड पर्सन दिया हो, यहाँ पर सेकंड पर्सन जैसे यू होता है, आपको पता है यू जो है सेकंड पर्सन है। अगर सेकंड पर्सन दिया हो तो आपको मालूम है कि सेकंड पर्सन के केस में क्या होता है, सेकंड पर्सन के केस में हमें मालूम है कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ओ का मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, किस ओ का मतलब यहाँ पर क्या है, ओ का जो मतलब है वो है ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है, मी है। तो ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन है मतलब रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मी है मतलब यू क्या बन जाएगा, मी बन जाएगा, क्या नहीं बनेगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट रूप में लिखा है, ये रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है, तो इसकी जगह जो भी रिप्लेस होगा वो भी सब्जेक्ट के रूप में आना चाहिए। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि आपको पता होना चाहिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए आपके पास। आपको पता होना चाहिए कि ही एक सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट हिम होता है, सी एक सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट हर होता है, दे एक सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट देम होता है। इसके प्रकार इसी तरीके से आई एक सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट मी होता है, वी एक सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट अस होता है। तो आई, वी और यू जो होता है वो यू का यू रहता है। ये कुछ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होते हैं, जैसे नेम भी अगर दिया है तो वो भी चेंज नहीं होता। तो इस प्रकार से हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, हमें इस बात का नॉलेज हुआ था, हमने लास्ट क्लास में समझा था। तो सेकंड पर्सन का ये रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो सेकंड पर्सन का है, लेकिन किस रूप में, सब्जेक्ट के रूप में है। तो जो भी इसकी जगह आएगा वो सब्जेक्ट रूप में आना चाहिए। सेकंड पर्सन का है तो सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा जरूर, लेकिन यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रूप लिखा है, लेकिन यहाँ जो भी आएगा वो सब्जेक्ट रूप में आना चाहिए। तो ये इसके अकॉर्डिंग तो चेंज होगा, लेकिन किस रूप में आना चाहिए, सब्जेक्ट के रूप में। तो यू क्या बन जाएगा, इनडायरेक्ट नरेशन में आई बन जाएगा जब आप बना रहे होंगे इनडायरेक्ट नरेशन में। तो इस तरीके से हमने सीखा कि अगर आपको सेकंड पर्सन दिया हो तो कैसे हम सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर हम बात करें, मान लीजिए कि सेकंड की जगह वहाँ पर अगर थर्ड पर्सन आ रहा होता तो क्या करते, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता। अगर मान लो यू की जगह पर अगर यहाँ पर ही आ जाए, ठीक है ना, ही आ जाए यहाँ पर, या इसकी जगह पर मान लीजिए शी आ जाए, ठीक है, और कुछ भी मतलब जो थर्ड में आते हैं, तो आप क्या करेंगे उस स्थिति में, आप क्या करेंगे उस केसेस में, थर्ड पर्सन में क्या होता है, सब्जेक्ट नहीं चेंज होता, एज इट इज लिखा जाता है थर्ड पर्सन सब्जेक्ट को। चलिए ठीक है, हमने इस बात को समझ लिया है, सब्जेक्ट हमें समझ में आ गया किस प्रकार चेंज किया जाता है। अब मान लीजिए एक चीज़ और इसमें समझने वाली चीज़ें जो स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि मान के चलें इसके अंदर आपको पोजेसिव सब्जेक्ट दे दिए जाएं, तो आपको पता होना चाहिए कि पोजेसिव सब्जेक्ट, इसका नॉलेज भी कई स्टूडेंट्स को नहीं होता है। उसके लिए मैं आपको ये बता देता हूँ, ये जो है इसकी जगह पर मैं आपको थोड़ा बता दूँ कि पोजेसिव सब्जेक्ट्स क्या होते हैं और पोजेसिव ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूँ कि ही क्या है, तो ही एक सब्जेक्ट है, आप जानते हैं ही क्या है, एक सब्जेक्ट है। मैं आपसे अगर कहूँ इसका ऑब्जेक्ट बताइए तो आपको मालूम है हिम होता है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका सब्जेक्ट रूप भी बताना है लेकिन पोजेसिव सब्जेक्ट बताना है, ये क्या है, नॉर्मल सब्जेक्ट है, ये क्या है, पोजेसिव सब्जेक्ट है। ये ही एक सब्जेक्ट है, हिज भी एक सब्जेक्ट है, लेकिन फर्क दोनों में क्या है, ये नॉर्मल तरीके से, नॉर्मली सब्जेक्ट हम कहेंगे, ये पोजेसिव रूप है इसका। पोजेसिव का मतलब होता है कि इसके साथ कोई ना कोई वर्ड डेफिनेटली मिलेगा, कभी ये आपको अकेला नहीं मिलेगा, ये कोई ना कोई वर्ड को कैरी करता है, ठीक है ना, कभी सिंगल नहीं मिलेगा। मतलब जैसे ही के बाद हम हेल्पो लगा देते हैं, ही हैज़ डन, ठीक है ना, ही हैज़ डन दिस वर्क, तो ही के बाद आप डायरेक्ट हेल्पो लगा देते हो नॉर्मली, वो इस सब्जेक्ट को, नॉर्मल सब्जेक्ट को किसी वर्ड की जरूरत नहीं होती, कोई वर्ड कैरी करने की आवश्यकता नहीं होती। पर जो पोजेसिव होता है, पोजेसिव का मतलब ये अधिकार होना किसी चीज़ पे, तो जिस चीज़ पे उसको अधिकार होता है वो उसके साथ लिखा ही रहता है, इसके बाद हेल्पो आती है। तो ये अंतर है इन दोनों में, जबकि मतलब दोनों का वही होता है। इसका मतलब वह है, उसके, उसे, उसने होता है, जबकि इसका मतलब भी उसके, उसे, उसने होता है। वह फर्क इतना ही है कि जहाँ नॉर्मल रूप से सब्जेक्ट की नीड होगी वहाँ हम ही लगाएंगे, जहाँ पोजेसिव सब्जेक्ट की नीड होगी वहाँ हम हिज लगाएंगे। उसी प्रकार से अगर मैं कहूँ शी, तो सी का जो पोजेसिव रूप होता है वो हर होता है। उसी प्रकार से अगर मैं कहूँ कि दे एक नॉर्मल सब्जेक्ट है, अगर इसका पोजेसिव अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि दियर होता है। उसी प्रकार से आई एक सब्जेक्ट है, इसका पोजेसिव माय होता है। उसी प्रकार से वी एक आपका
नॉर्मल सब्जेक्ट है, इसका जो पोजेसिव है वो अवर होता है। उसी प्रकार से यू एक नॉर्मल सब्जेक्ट है, अगर मैं कहूँ कि इसका पोजेसिव रूप बताइए तो आपको पता होना चाहिए कि यू का पोजेसिव रूप जो है वो योर होता है। इस तरीके से आपको पता जब रहेगा तो मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिएगा मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो उसके लिए मैं ये एग्जाम्पल जो दिया है, इस एग्जाम्पल में मैं पूरा सेंटेंस रफ कर देता हूँ पहले, और फिर मैं आपको बता देता हूँ कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिएगा कि मान लीजिए यहाँ लिखा हो योर पेन इज येलो, मान लीजिए सेंटेंस दिया हुआ है। तो आप देख सकते हो कि इसमें इनडायरेक्ट में हमें सब्जेक्ट चेंज करना है। अभी हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमने नॉर्मल सब्जेक्ट्स को देखा कि किस प्रकार से हमने फर्स्ट पर्सन को बदला, सेकंड को बदला, थर्ड को चेंज ही नहीं करते। तो नॉर्मल सब्जेक्ट्स में इस प्रकार बदल देते हैं, लेकिन पॉजिटिव आ जाए तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इस चीज़ को समझ लीजिए आप कि मान लीजिए सेकंड पर्सन, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सब्जेक्ट तो दिया है लेकिन कैसा दिया है, सेकंड पर्सन का है, सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट है ये और सेकंड में आता है, लेकिन ये पॉजिटिव सब्जेक्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जगह पर जो भी आएगा वो पॉजिटिव रूप में ही आना चाहिए। तो ये सेंटेंस का सही मीनिंग निकलेगा, नहीं तो ये पेन कहाँ चला जाएगा भाई, पेन तो अपनी जगह ही रहेगा, मैंने आपको सब्जेक्ट चेंज करना है। तो इसका आप देख सकते हो योर दिया हुआ है, योर के साथ एक वर्ड कैरी हो रहा है, इसके बाद हेल्पों आ रही है। तो हेल्पों से पहले जो होता है उसको पूरे को सब्जेक्ट बोलते हैं। आप देख सकते हो कि इसके साथ में कुछ लिखा हुआ है, योर साथ पेन क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये पॉजिटिव था। तो हमें पॉजिटिव दिया है तो उसकी जगह जो रिप्लेस हो वही पॉजिटिव रूप में आना चाहिए। ठीक है, अब जिस तरीके से जो नियम बदलने के नियम वही रहेंगे। सेकंड पर्सन है, मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है, मी है, तो ये इसके अकॉर्डिंग ही चेंज होगा। लेकिन यहाँ मी कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। हालांकि हम जानते हैं कि ये सब्जेक्ट रूप लिखा हुआ है रिपोर्टेड स्पीच का, इसकी जगह पर सब्जेक्ट रूप ही आ सकता है, आना चाहिए। तो मी नहीं आएगा, बल्कि आप सोचोगे इसमें आई लिख दें सर, क्योंकि ये सब्जेक्ट ग्रुप है तो मी का सब्जेक्ट ग्रुप आई होता है, तो हम आई लिख दें तो क्या सही हो जाएगा, तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मी का जो सब्जेक्ट ग्रुप आपको पता है वो क्या पता है आपको, आई, लेकिन आई एक पॉजिटिव सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि हम इसकी जगह पे जो लिखेंगे वो पॉजिटिव में होना चाहिए। तो ये मी का जो सब्जेक्ट है, जो नॉर्मल सब्जेक्ट है वो आई होता है, लेकिन हमें पॉजिटिव चाहिए। तो हमें पता है कि इस आई का पॉजिटिव क्या होता है, आप जानते हो क्या होता है, माय होता है। तो इसलिए यहाँ पर आई नहीं आएगा बल्कि माय आएगा। माय पेन ये एक सही हो गया, मतलब ये जो पेन है ये अपनी जगह पर है, योर को हमने चेंज कर दिया ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट मी था, मी का जो सब्जेक्ट नॉर्मल सब्जेक्ट होता है वो आई होता है, और इसका जो आई जो है वो नॉर्मल है, लेकिन यहाँ जो रिप्लेस होगा वो पॉजिटिव रूप में होगा। तो पॉजिटिव हमें पता है आई का जो पॉजिटिव रूप होता है वो माय होता है, इसलिए आई को हमने माय कर दिया, योर को हमने माय कर दिया। उसी प्रकार से मान के चलिए कि यहाँ अगर हिम लिखा होता और यहाँ पर अवर लिखा होता, मान के चलिए, तो अब आप क्या करते। तो अवर कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन का नियम आपको मालूम है, फर्स्ट पर्सन बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, स्पीकर के अकॉर्डिंग। तो अवर क्या बन जाएगा, अवर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है, और हमें पता है फर्स्ट पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज होता है। स्पीकर यहाँ ही है, सब्जेक्ट ग्रुप में लिखा हुआ है, और यहाँ भी सब्जेक्ट ग्रुप चाहिए, तो क्या हम ही लिख दें, क्या नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि अवर जो है वो पॉजिटिव सब्जेक्ट है, अवर जो है वो पॉजिटिव सब्जेक्ट है। किसका पॉजिटिव सब्जेक्ट है, वी का, ठीक है ना, हम जानते हैं इस चीज को। तो हम जब इसके अकॉर्डिंग जो चेंज करेंगे, अवर को स्पीकर के अकॉर्डिंग ही चेंज किया जाएगा, लेकिन ही नहीं कर सकते, बल्कि इसका हमें पता होना चाहिए कि करेंगे इसके अकॉर्डिंग, लेकिन पॉजिटिव रूप में। इसका पॉजिटिव क्या होता है, हिज होता है, तो हम क्या कर देंगे, इसको हिज कर देंगे। इसी प्रकार से आपका मान के चलिए अवर का मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है, योर दिया हो तो कैसे बदलेंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से मतलब आप चेंज कर देंगे। पॉजिटिव के केस में ये होता है। अब मान लीजिए थर्ड पर्सन दिया हो, तो थर्ड पर्सन कुछ भी हो, थर्ड पर्सन, तो आप जानते हो थर्ड पर्सन पॉजिटिव हो या नॉर्मल सब्जेक्ट दिया हो, दोनों ही स्थितियों में नो चेंज, कोई चेंजेस नहीं आते हैं। चलिए ठीक है, इस प्रकार हमने सब्जेक्ट्स की कहानी, स्टोरी जो है वो हम समझ चुके हैं। इसकी क्या कंडीशन होती है, सब्जेक्ट को कैसे चेंज करते हैं, वो हमने सीख लिया है। आइए हम इसको आगे बढ़ते हैं, और आगे हम टेंसेस के बारे में हम समझेंगे कि टेंसेस कैसे चेंज किया जाता है। रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है ये बदलता है या नहीं बदलता, अगर बदलता है तो किस प्रकार बदलता है। इसमें स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, जो कि अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो इस वीडियो को आप कंटिन्यूसली पूरा स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखें, ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, ताकि आपको ये वीडियो प्रॉपर तरीके से परफेक्टली आप समझ पाएँ।
और अगर इसके बाद भी इस वीडियो को जब कंप्लीट हो जाएगी तो इसके बाद भी अगर कुछ डाउट्स आपको होते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट के माध्यम से आप मुझसे क्वारी क्लियर कर सकते हैं और मैं जितनी जल्दी हो सके उसका आपका आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो आइए हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं और हम लोगों ने अभी क्या सीखा। अभी हम जो है सब्जेक्ट तक सीख चुके हैं, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट कैसे बदले, ठीक है ना। तो ये जो है आपका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं एक बार फिर से। ये एक एग्जाम्पल है, ये एक एग्जाम्पल आपके सामने दिखाई दे रहा है। हमने ये सीख लिया कैसे चेंज करते हैं। अब क्या दिया हुआ है, हेल्प दी हुई है। हेल्प मोर बोल दो या टेंस बोल दो, एक ही बात है, जो कि समय को इंडिकेट करते हैं, समय को बताते हैं कि ये सेंटेंस है किस टेंस का है, ठीक है ना। तो हमें हेल्प मोर या मैन वर्ब से पता चलता है टेंस का। तो आप देख सकते हो कि आप ये जो है टेंस जो है इसमें रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है ये बदलेगा कि नहीं बदलेगा, ये हमें सीखने की आवश्यकता है। इसको समझना है कि चेंज करते हैं कि नहीं करते, नहीं करते तो कब नहीं करते और करते तो कैसे करते हैं, देखिएगा। तो देखिएगा ये जो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि रिपोर्टेड स्पीच की जो हेल्प दे रखी है या रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है ये तब तक नहीं बदलता जब तक ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये अगर प्रेजेंट टेंस में दी हुई है, किस टेंस में दी हुई है, प्रेजेंट टेंस में दी हुई है या फ्यूचर टेंस में दी हुई है। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए ही सेड की जगह अगर लिखा होता ही सेज, तो ही सेज का मतलब क्या है, प्रेजेंट टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब क्या है कि अगर यहाँ ही सेड की जगह लिखा होता ही विल से, ही विल से, तो ये क्या हो जाता, ये रिपोर्टिंग वर्ब किस में कहलाएगी, अब फ्यूचर में कहलाएगी, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब में क्या आ रहा है, विल हेल्प आ रही है और हमें पता है विल हेल्प जो होती है वो इंडिकेट करती है किस चीज़ को, फ्यूचर को इंडिकेट करती है। तो हमें ये बात क्लियर हो गई कि प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब होगी तब यहाँ ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ये जो टेंस है रिपोर्टेड स्पीच का, ये नहीं बदलेगा। अब कब बदल जाएगा, जब ये रिपोर्टिंग आपका वर्ब जो है ये पास्ट में दे रखा हो, पास्ट डेफिनेट में अगर हो तो ये वर्ब डेफिनेटली चेंज हो जाएगी और चेंज होकर क्या हो जाएगी ये हमें समझना है। तो देखिएगा ये इसको बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है, बिल्कुल व्यवहारिक रूप से। तो देखिएगा कैसे बदलते हैं, हमें इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि किस प्रकार इसको चेंज किया जा सकता है। तो देखिएगा, तो हमारा जो अब जो कहने का मतलब जो मेन टॉपिक है, अब हम जो समझना चाह रहे हैं कि कैसे टेंस बदले, हाउ टू चेंज टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कैसे बदले, ये हमारा जो है टॉपिक है, ये मुद्दा है, ये हमारा विषय है, जो संदर्भ है हमारा ये है कि हम इसका टेंस को कैसे बदलें। तो टेंस तब बदला जाता है जब रिपोर्टिंग और पास्ट के इंडेफिनिट में हो। जब ये रिपोर्टिंग और पास्ट इंडेफिनिट में होगी तो इधर का टेंस निश्चित रूप से बदलेगा। अगर इधर हेल्पो दे रखी तो हेल्पो बदल जाएगी, मतलब टेंस बदल जाएगा। अगर मान लीजिए कोई सेंटेंस में हेल्पो नहीं आती उस स्थिति में मेन वर्ब बदल जाएगी। मेन वर्ब का मतलब ही होता है कि भाई आप मेन वर्ब चेंज कर रहे हैं या हेल्पो चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब आप क्या चेंज कर रहे हैं, टेंस चेंज कर रहे हैं। अब चेंज कैसे होगा ये हमें समझना है। तो देखिएगा मैं आपको समझा देता हूँ, उसके लिए थोड़ा सा मैं आपको ये लिख लीजिएगा। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी स्पेस की नीड है। तो देखिएगा कैसे चेंज करते हैं कि मान लीजिए कि डायरेक्ट नरेशन में, किसमें, डायरेक्ट नरेशन में आपको यहाँ पर डायरेक्ट नरेशन की स्थिति हम देखेंगे कि जब डायरेक्ट नरेशन में किस तरीके से दिया हो। जैसा मान के चलिए कि डायरेक्ट नरेशन में आपका लिखा हुआ है, मतलब आपका जो डायरेक्ट नरेशन है उसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है ना, रिपोर्टिंग वर्ब आप लिख भी सकते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस में अगर रिपोर्टिंग वर्ब है तो यहाँ क्या चेंजेस आते हैं हम देख लेते हैं। और यहाँ पर जो है आपका जो टेंस है, टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, टेंस ऑफ शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं हम रिपोर्टेड स्पीच को RS, कि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट का है, पास्ट सिंपल टेंस है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर अभी कह सकते हैं ये आपकी हेडिंग हो गई, ठीक है, ये आपकी हेडिंग है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि मान लीजिए कि आपका जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो किस में दे रखी है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, मतलब पास्ट सिंपल टेंस में है। और इधर आपका जो सेंटेंस आ रहा है डायरेक्ट नरेशन में, रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो किस टेंस में है, मान लें आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, शॉर्ट फॉर्म में। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं, इसमें दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे
तो इनडायरेक्ट में जब आप इसे चेंज कर रहे होंगे तो इनडायरेक्ट नरेशन में क्या होता है देखिए, अगर बेटा आपको पता होना चाहिए अगर स्पीकर जो है अगर वो पास्ट का है तो ऑब्वियसली उसके द्वारा जो कथन होगा वो भी उसने पास्ट में ही बोला होगा, उसने कहा होगा। तो इसीलिए अगर ये पास्ट में है तो जो उसका स्टेटमेंट है वो भी पास्ट में आ जाता है। इससे कोई दिक्कत नहीं है कि वो पास्ट का कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल आपको जैसे कि उदाहरण से अगर इसको हम समझें तो जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है कि जैसे ये सामने एग्जाम्पल ले लीजिए इसको ही, ये जैसे ये दिया हुआ ये रिपोर्टिंग और पास्ट इंडेफिनिट में है और ये जो है आपका एक एग्जाम्पल है प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही ले लेते हैं। जैसे मान के चलिए कि आई अटेंड द क्लास रेगुलरली, ये आपको दिया हुआ है मान के चलिए। तो आपको यहाँ पर क्या हो रहा है, रिपोर्टिंग और पास्ट इंडेफिनिट में है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। क्या बोला है कि उसने मुझसे कहा कि मैं रेगुलर क्लास अटेंड करता हूँ। तो जब उसने मुझसे कहा होगा तो ऑब्वियसली वो उसका सेंटेंस ऐसा तो हो नहीं सकता उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कह दिया, उसने मुझसे बोला मतलब पास्ट में बोल रहा है ऑब्वियसली, और उसने जो बोला होगा वो भी उसका जो सेंटेंस होगा वो भी पास्ट का ही होगा कि मैं आई अटेंड द क्लास रेगुलरली, कि मैं रेगुलर क्लास अटेंड करता हूँ। ऐसा हो सकता है कि एक मतलब व्यक्ति जो है वो पास्ट में हो और उसका सेंटेंस प्रेजेंट में आ जाए। वो बोल मतलब उसने मुझसे बोला मैं क्लास डेली अटेंड करता हूँ, ऐसा हो सकता है क्या? या तो ये बोलना चाहिए कि उसने या वह मुझसे कहता है कि मैं डेली क्लास अटेंड करता हूँ, तो ठीक है, दोनों बात प्रेजेंट में हो गई। ऐसा नहीं हो सकता कि ये स्पीकर जो आपका पास्ट में हो और उसका सेंटेंस पास्ट का ना हो, पास्ट में ना बोला हो। इसका अर्थ ये हुआ कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो बात बोली है ये इंडेफिनिट तो रहेगा, ये सेंटेंस सिंपल टेंस तो रहेगा, लेकिन अगर ये स्पीकर पास्ट का है तो ये जो सेंटेंस है ये भी किसका होना चाहिए, पास्ट का होना चाहिए। बाकी इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट रहे, लेकिन किसका होना चाहिए, वो पास्ट का इंडेफिनिट होना चाहिए। मतलब जो बात आप बोल रहे हैं कि उसने मुझसे कहा कि मैं जो है डेली क्लास अटेंड करता हूँ, इसकी जगह इनडायरेक्टली जब व्यक्ति तीसरे व्यक्ति को बताएगा तो उसे ये बोलना पड़ेगा कि उसने मुझसे कहा कि भैया वह जो है डेली क्लास अटेंड करता था, करता है नहीं करता था, ये बोलना पड़ेगा उसे। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट सिंपल टेंस में दी हुई है और इस बार आपका जो सेंटेंस आ रहा है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आ रहा है, तो आप क्या करेंगे। यहाँ पर जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि आई एम टीचिंग यू, मान लीजिए ये एक एग्जांपल है, आई एम टीचिंग यू, ये एक एग्जांपल हो गया। ये क्या है, ये रिपोर्टिंग वर्ब आप किस में आ रही है, पास्ट इंडेफिनिट में है, और यहाँ ये किस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो आपको पता है कि ये कंटिन्यूअस रहे, ये पास्ट में है तो इधर की हेल्प निश्चित रूप से बदलेगी, मतलब इधर का टेंस निश्चित रूप से बदलेगा। तो ये अगर पास्ट इंडेफिनिट में है और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो कंटिन्यूअस तो रहे, लेकिन ये किस में हो जाएगा, पास्ट का कंटिन्यूअस हो जाएगा। उसी प्रकार से कि भाई जब व्यक्ति पास्ट में है तो वो कंटिन्यूअसली प्रेजेंट में कैसे कोई काम कंटिन्यू कर रहा है, अल्टीमेटली वो जो बात है उसकी वो पास्ट में ही होगी। मतलब अगर ये रिपोर्टर स्पीकर जो है वो पास्ट का है तो उसका स्टेटमेंट भी पास्ट में होना चाहिए। अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस लिखा है तो कंटिन्यूअस रहे, लेकिन कंटिन्यूअस किसका बन जाएगा, पास्ट का बन जाएगा। तो ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो ये क्या बन जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा। उसी प्रकार से अगर ये मान लीजिए पास्ट सिंपल टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब दी है और अब आपकी कंडीशन जो है तीसरी कंडीशन मान लीजिए अब जो सेंटेंस आ रहा है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, इनडायरेक्ट में वही प्रोसेस सिमिलर, ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट का हो जाएगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट था तो परफेक्ट टेंस तो रहे, लेकिन किसका बन जाएगा, पास्ट का परफेक्ट टेंस बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इस चीज़ को समझा। एक और हमारा जो बचा हुआ है उसको भी समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए कि अब ये जो है रिपोर्टिंग में पास्ट इंडेफिनिट में ही है और अब यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में दिया, तो अब आप क्या करेंगे, तो सिमिलर परफेक्ट कंटिन्यूअस रहे है वो रहे, लेकिन किसका होना पड़ेगा, इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपको बनाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमें पता होना चाहिए कि इस प्रकार अगर ये पास्ट में होता है तो ये जो सब ग्रुप है सब ग्रुप में रहें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जो है आपको पता होना चाहिए कि अगर पास्ट में रिपोर्टिंग में पास्ट में है तो उसका जो इधर का रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो भी चेंज हो जाएगा। तो जो लास्ट में जो मैंने लिखा है एक बार ऊपर लिख देता हूँ कि मान लीजिए कि अगर रिपोर्टिंग में पास्ट सिंपल टेंस में है और इधर आपका पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाएगा, पास्ट
परफेक्ट टेंस बन जाएगा। इसके बाद अगर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस जिसे कहेंगे, अगर इसमें है और इधर अब जो सेंटेंस आ रहा है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में दिया हुआ है, इनडायरेक्ट में क्या होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा, लेकिन किसका बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा। चलिए ठीक है, तो ये हमने समझा कि जब ये पास्ट में हो रिपोर्टिंग वर्ब और इधर पूरे प्रेजेंट के दे रखे हो तो हम किस प्रकार चेंज करते हैं। अब हम समझते हैं इधर पास्ट इंडेफिनिट हो और इधर भी पास्ट इंडेफिनिट आने लगे तो आप क्या करेंगे, तो देखिएगा। तो देखिएगा, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब आपका वही सिंपल वही चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, रिपोर्टिंग वर्ब एंड डायरेक्ट नरेशन। और यहाँ पर जो है टेंस ऑफ आर रिपोर्टेड स्पीच, कि अगर मान लीजिए यहाँ पर अब ये पास सिंपल टेंस में ही दिया है रिपोर्टिंग वर्ब और यहाँ पर जो सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो आपको पास्ट इंडेफिनिट में, ये भी पास्ट इंडेफिनिट में दिया हुआ है, दोनों पास्ट इंडेफिनिट में आ रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट इंडेफिनिट में है और ये भी पास्ट इंडेफिनिट में है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो ये ले सकते हैं कि जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है कि ही सेड टू मी कॉमा आई वेंट टू पटना। आप देख सकते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट में और ये भी पास्ट इंडेफिनिट में दिया हुआ है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। तो जब दोनों पास्ट इंडेफिनिट हो तो हमें मालूम होना चाहिए कि जब दोनों बात पास्ट इंडेफिनिट में नहीं हो सकती, मतलब जब स्पीकर ने बोला होगा तो जब उसने बोलना स्टार्ट किया होगा उसके कुछ मिनी सेकंड बाद ही उसने मतलब अगला सेंटेंस उसने कथन को कहा होगा, सेंटेंस को कहा होगा, तो कहने में कुछ ना कुछ समय लगा होगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब उसने बोलना स्टार्ट किया, ठीक है ना, तो बोलने के बाद कुछ समय लगा होगा उस सेंटेंस को बोलने के लिए। तो कुल मिला के जब वो व्यक्ति बोलना स्टार्ट किया, जैसे उदाहरण के लिए अगर हम लें कि जैसे मान लो जैसे ही मैं स्टेशन पर पहुंचा ट्रेन चली गई, ये होगा क्या, नहीं, मुझे ये बोलना पड़ेगा कि जैसे ही मैं स्टेशन पर पहुंचा ट्रेन चली गई थी, क्योंकि अगर ट्रेन वहाँ होती तो आप ऑब्वियसली उसमें बैठ चुके होते। मतलब क्या हुआ कि ट्रेन को जाए हुए थोड़ा टाइम हो गया, ठीक है ना, जब आप पहुंचे तो रिसेंटली नहीं गई बल्कि थोड़ा उसमें टाइम हो गया। उसी प्रकार से ये जो है जब मतलब स्पीकर ने बोलना स्टार्ट किया तो ये दोनों दूसरा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का नहीं हो सकता क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ मिनी सेकंड्स लगे होंगे। मतलब इसकी तुलना में थोड़ा सा इसमें कह सकते हैं कि थोड़ा ये और ज़्यादा पास्ट में बोला होगा, थोड़ा और टाइम कुछ मिनी सेकंड्स बाद बोला होगा, ठीक है ना। तो उस स्थिति में ये होता है कि जब ये पास्ट इंडेफिनिट है और इधर आपका रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट इंडेफिनिट में हो तो हमें पता होना चाहिए कि ऐसी स्थितियों में क्या होता है, ऐसी स्थितियों में ये पास्ट का परफेक्ट बन जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। क्यों बदल देते हैं मैंने बताया, क्योंकि जब उसने बोला होगा तो कुछ सेकंड हो गए होंगे, मतलब कुछ टाइम लग गया होगा, मिनी सेकंड्स लग गए होंगे। इसलिए दूसरी बात इसकी तुलना में थोड़ा कह सकते हैं कि बाद हुई वो चीज़, इसलिए ये पास्ट इंडेफिनिट का जब रिपोर्टिंग में और पास्ट इंडेफिनिट में हो, रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट इंडेफिनिट में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच जो है रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो किस में चला जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में चला जाता है। उसी प्रकार से मान लीजिए अगर पास्ट ये रिपोर्टिंग और पास्ट सिंपल टेंस में हो और इस बार आपका जो है पास्ट का कंटिन्यूस टेंस दिया हो तो आप क्या करेंगे, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का क्या होगा, ये जो है पास्ट परफेक्ट पास्ट कंटिन्यूस जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बन जाता है, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के लिए आप ले सकते हैं कि जैसे लिखा हुआ है ही सेड टू मी, इसी सेंटेंस को जैसे हम लें कि ही वॉज, ठीक है ना, ही वॉज गोइंग, तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं एग्जांपल है हमारे सामने कि इसमें क्या है कि जो ये पास्ट इंडेफिनिट में रिपोर्टिंग वर्ब और यहाँ जो सेंटेंस दिया है वो पास्ट कंटिन्यूस में दिया है, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाएगा, मतलब ही हैड बीन गोइंग टू पटना, इस टाइप से बन जाएगा। मतलब ये जो पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस बन जाएगा। अब मान लीजिए कि अब जो है रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट सिंपल टेंस में ही है और अब यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस टेंस की जगह पर अब यहाँ पर मान के चलिए कि पास्ट परफेक्ट टेंस आ रहा हो। इस स्थिति में एक पास्ट इंडेफिनिट में है और ये पास्ट परफेक्ट में ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन कहलाता है।
है ना, ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, इसलिए इसमें कोई बदलाव नहीं होता। अगर आपका रिपोर्टिंग में पास्ट इंडेफिनिट में हो और इधर का सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट में हो तो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में ही रहता है। अगर हम बात करें कि पास्ट सिंपल टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब हो और इधर आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आ जाए तो क्या करेंगे, तो इस स्थिति में भी कोई चेंजेस नहीं आता है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो इस प्रकार से हमने इधर के पास्ट सेंटेंसेस, मतलब पास्ट में अगर रिपोर्टिंग वर्ब हो और इधर आपका पास्ट में दे रखा हो तो उस स्थिति में कैसे बदलेंगे हमने आज ये समझा। इसके बाद एक इधर का पास्ट लेंगे और इधर का फ्यूचर लेंगे, तब क्या होता है वो और समझ लेते हैं हम। कि मान लीजिए आपका अब यहाँ पर जो है क्या हो रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है ना, इन डायरेक्ट नरेशन, और यहाँ पर जो है टेंस की बात कर रहे हैं हम, टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। तो देखिए मान लीजिए यहाँ आपका जो है पास्ट सिंपल टेंस में ही है रिपोर्टिंग वर्ब और इधर अब जो सेंटेंस आ रहा है वो आपका आ रहा है फ्यूचर का, फ्यूचर में दिया हुआ है, ठीक है ना, फ्यूचर सिंपल टेंस में दिया है। फ्यूचर सिंपल टेंस का मतलब है सब्जेक्ट प्लस विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस टाइप से दिया हुआ है। तो क्या होगा, तो फ्यूचर का भी पास्ट होता है, ध्यान रखना, अगर ये पास्ट है तो ये भी पास्ट हो जाएगा। अब आप सोचेंगे कि फ्यूचर का पास्ट क्या होता है, तो फ्यूचर का भी पास्ट होता है। जैसे प्री प्लान जो होता है वो प्री प्लान आपके पास्ट में ही आता है, वो अल्टीमेटली फ्यूचर होगा, वो प्री प्लान अगर है तो वो पास्ट बन जाता है। जैसे मान लीजिए कि मैं कहूँ कि मैं अब अनिल कपूर जी को स्टेज पे बुलाना चाहूँगा, तो बुलाना चाहूँगा मतलब मुझे ऑलरेडी पता है कि मुझे किसको बुलाना है, तो ये ऑलरेडी प्री प्लान्ड था, तो ये फ्यूचर का क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। और फ्यूचर के पास्ट को इंडिकेट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि बिल को बुड कर देते हैं, ठीक है ना, और बाकी कोई भी अंतर नहीं आएगा, बिल को बुड कर देंगे और चेंज हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका मान लीजिए पास्ट सिंपल टेंस में है और यहाँ अब आपका जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। फ्यूचर कंटिन्यूअस का मतलब आप जानते हैं सब्जेक्ट प्लस विल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट होता है। तो बस यहाँ पर बिल को बुड कर दिया था, अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, बिल को बस बुड कर देंगे, बाकी एज इट इज रहेगा इसी प्रकार से, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पास्ट सिंपल टेंस दिया है और इधर आपका पास्ट परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस दे रखा है, मतलब सब्जेक्ट प्लस विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो अब आप क्या करेंगे, तो वही सिमिलर प्रोसेस कि बिल को बस बुड कर देंगे और बाकी कोई अंतर नहीं आएगा, बुड है हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब मान के चलिए कि अब ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो आपकी पास्ट में दे रखी हो, ठीक है ना, अगर आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट सिंपल टेंस में ही आ रही है, लेकिन अब यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दे रखा है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन, वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, इसमें दिया हुआ तो आप जानते हैं इसका भी क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। बस बिल को क्या कर देंगे, इस बिल की जगह हम वुड कर देंगे, बाकी एज इट इज़ रहेगा, बस इतना सा आपको करना है। तो इस प्रकार से हमने सीख लिया कि टेंसेस को कैसे चेंज किया जाता है। तो हमारा जो सेंटेंस था, एक एग्जाम्पल हमने लिया, उससे हमने एक्सप्लेन किया कि मान लीजिए अगर आपको मान के चलें कोई भी सेंटेंस दिया हो रिपोर्टेड स्पीच का, तो उसको कैसे बदला जाए। इसके बाद जो मेन वर्ब आती है, अगर टेंस बदल दिया आपने, हेल्प में बदल दी, तो मेन वर्ब नहीं बदलेगी। अगर मान लीजिए आपकी हेल्प नहीं होती तो फिर आपकी मेन वर्ब में चेंजेस आता। मेन वर्ब में चेंजेस किस प्रकार आता, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है कि आई अटेंड द क्लास, आई अटेंड द क्लास मान लीजिए, तो ये आप देख सकते हो ये पास्ट इंडेफिनिट में, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये पास्ट इंडेफिनिट में है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा। मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर लगाना होगा, इसके साथ सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है इसलिए क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, अटेंड हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर द क्लास दिया है तो इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। तो आपने देख सकते हैं कि इस तरीके से वर्ब में बदलाव क्यों किया, क्योंकि इसमें हेल्प नहीं थी। तो हमने यहाँ पर टेंसेस को समझ लिया है। इसको मेन वर्ब में चेंजेस नहीं करते, अगर आपकी हेल्प दी हुई है, अगर हेल्प नहीं दी तो मेन वर्ब में बदलाव करते हैं। और इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट दिया होता है, तो ऑब्जेक्ट का एक लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट को और मैं आपको बता देता हूँ कि ऑब्जेक्ट में क्या करते हैं। तो देखिएगा ऑब्जेक्ट में कि अगर मान लीजिए लिखा हो कि आई टीच यू, तो जो आप इसको जैसे बदलेंगे वैसे ही बदला जाएगा। ये पास्ट इंडेफिनिट में, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा।
ये ही हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन है तो स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट बना रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म आती है। फिर ऑब्जेक्ट जैसे क्या दिया है, सेकंड पर्सन का दिया है। अगर फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के अलावा थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट दिया हो, हिम दिया हो, हर दिया हो, देयर दिया हो, हिज दिया हो, तो कोई चेंजेस नहीं आता ना सब्जेक्ट में ना ऑब्जेक्ट में। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड या फर्स्ट पर्सन का है तो बदलना पड़ेगा, और बदलने का नियम वही रहेगा जैसे आप फर्स्ट पर्सन को बदलते थे सब्जेक्ट के रूप में जब आप दिया होता था, जैसे आप उसको चेंज करते थे वैसे ही रिपोर्टेड स्पीच का ऑब्जेक्ट के रूप में फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन हो, नियम वही रहेंगे चेंज करने के, क्योंकि सेकंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है, मी है, और यहाँ हमें ऑब्जेक्ट रूप में चाहिए तो मी का मी रहेगा। उसी प्रकार से अगर मान लो हिम दिया होता तो हिम थर्ड पर्सन है तो ये चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ मी होता और यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर मान के चलिए हर लिखा होता, ठीक है ना, तो आपको पता है कि मी जो है वो कौन सा पर्सन है, मी जो है फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज होता है। स्पीकर यहाँ ही है तो जो है ही तो लिख नहीं सकते क्योंकि ऑब्जेक्ट में है, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है। इस प्रकार से हमने देखा कि सेंटेंस में कैसे हेल्पो चेंज करी जाती है, कैसे वर्ब चेंज मेन वर्ब चेंज करना होता है अगर हेल्पो नहीं दी है, और ऑब्जेक्ट किस प्रकार चेंज किया जाता है। तो ये हमने पूरा नॉर्मल तरीके से जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमने नरेशन का वो समझ लिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके इस मतलब नरेशन टॉपिक के हम बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे, जो हमने सीखा उसको एग्जाम्पल से कम 25-50 जितने ज़्यादा एग्जाम्पल हो सकेगा मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दूंगा, आपको करने के लिए दूंगा, और उसमें से कुछ एग्जाम्पल आपको 10-12 एग्जाम्पल हो, 15-20-25 जो भी एग्जाम्पल की नीड होगी वो सारे कंडीशंस को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाऊंगा, और कुछ एग्जाम्पल मैं आपको भी दूंगा और उनको आप करके देखिएगा। अगर आपको कोई डाउट्स होता है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप मुझसे क्वारी क्लियर कर सकते हैं, मैं जितनी जल्दी आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ अभी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके बाद हमें अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है। यूनिवर्सल ट्रुथ के बाद हम इंपरेटिव सेंटेंस, अगर रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस इंपरेटिव आने लगे तो कैसे आप बनाएंगे, और इसके बाद सीखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अगर दिए हो तो कैसे बनाएंगे, ऑप्टेटिव अगर दिए हो तो कैसे बनाएंगे, तब जाके हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। पर आज के लिए ये वीडियो पर्याप्त है। थैंक यू वेरी मच for watching this video and for being with me. If you are a new user, kindly subscribe this channel and press the bell icon, like and share. धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।